छात्रों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित पाठ ठेस, जो कि पूरक पठन के रूप में दिया गया है, का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक सुप्रसिद्ध कहानीकार श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ और इनकी मृत्यु 1977 को हुई। हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। इनकी लेखन शैली वर्णनात्मक थी, जिसमें पात्र के प्रत्येक मनोवैज्ञानिक सोच का विवरण लुभावने तरीके से किया होता था। अपनी कहानियों और उपन्यासों में इन्होंने आंचलिक जीवन की हर धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता और कुरूपता को शब्दों में बांधने की सफल कोशिश की है। इनकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है, जो पाठकों को अपने साथ बांध कर रखता है। प्रमुख रचनाएं हैं मैला आंचल, परिति परिकथा, जुलूस, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, ऋण जल, धन जल, नेपाली क्रांति कथा आदि। छात्रों, ठेस कहानी विधा में लिखा गया पाठ है, जिसमें लेखक ने समाज में गरीब कारीगरों के हो रहे शोषण का मुद्दा उठाया है। यह एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक का अर्थ है वह स्थान जो शहर, नगर और सभ्यता से दूर हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अंचल या आंचलिक। इसमें यह दर्शाया गया है कि हमारे समाज में आज भी कारीगरों से जी तोड़ मेहनत की उम्मीद तो की जाती है, लेकिन जब बात मजदूरी देने की आती है तो सभी आनाकानी करने लगते हैं। समाज में ऐसे मजदूरों व कारीगरों को न्याय दिलाने व उनकी भावनाओं का सम्मान करने का संदेश इस पाठ से प्राप्त होता है। छात्रों, इस पाठ से हमें एक सीख और मिलती है कि यदि सीधे साधे, सरल, निश्चल आदमी के या व्यक्ति के मन को ठेस लगती है तो उसे असहनीय पीड़ा होती है। छात्रों, पाठ आरंभ करने से पूर्व हम इस पाठ के कठिन शब्दों और मुहावरों का अर्थ जान लेते हैं। पाठ में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं। अछूता, जो छुआ न गया हो। अधकपाली, आधे सिर में होने वाला दर्द। अवाक, निस्तब्ध,
कलेवा नाश्ता। खखोरन नेनु को गर्म करने के बाद पात्र में बची हुई भूरे रंग की परत। खुशामद चापलूसी। चटोर खाने पीने में लालची। चिक बांस की तीलियों का बना हुआ पर्दा। चेतावनी सजग करना वार्निंग। तैनात नियुक्त। नेनु मक्खन। पगडंडी पतला रास्ता। पटेर जलाशयों में उत्पन्न होने वाला सरकंडे की जाति का पौधा, जिसके पत्ते चटाई एवं टोकरी बनाने के काम आते हैं। पांति पंक्ति। बदकुट्टी बिना उद्देश्य के की जाने वाली बहस आर्ग्यूमेंट। बेकाम बिना काम का निकम्मा। बेगार बिना मजदूरी दिए जबरदस्ती लिया गया काम। बेजा अनुचित। मड़ैया झोपड़ी। मुंहजोर लड़ाका। मूंज एक प्रकार का तृण घास। मोथी एक प्रकार की घास। शीतल पाटी चटाई। छात्रों, पाठ में आए मुहावरे और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। अवाक होना, चकित हो जाना, कलेजा धड़क उठना, भय या शंका से सांस तेज हो जाना, कान न देना, ध्यान न देना, खुशामद करना, चापलूसी करना, जी छोटा करना, निराश होना, ठेस लगना, दुखी होना या बुरा अनुभव होना, तिरमिला उठना, क्रोध में आना, दम मारना, आराम करना, फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना, बेपानी करना, बेइज्जत करना, भौहें तन जाना, क्रोधित होना, मुंह लटकाना, निराश होना, मुंह लाल होना, क्रोधित होना, सिर चढ़ाना, किसी को बहुत अधिक महत्व देना, हाथ खोलकर बांटना, दरिया दिली दिखाना, उदार मन से बांटना। छात्रों, अब हम पाठ को पढ़ करके उसके भावार्थ और उद्देश्य को जानने समझने का प्रयत्न करेंगे। पाठ का नाम है ठेस, जो पूरक पठन के रूप में आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। ठेस का अर्थ होता है किसी के मन को, किसी की आत्मा को दुख पहुंचना। उसे हम क्या कहते हैं? ठेस कहते हैं। अब हम पाठ आरंभ कर रहे हैं। देखिए आप लोग, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते थे। गिनती नहीं करते थे अर्थात उसको कोई महत्व नहीं देते थे, कोई उसको पूछता नहीं था। लोग उसको बेकार ही नहीं, लोग उसे क्या मानते थे? बेकार, निकम्मा। लोगों का ऐसा मानना था कि वह काम नहीं करता है और बेगार समझते थे। बेकार ही नहीं, बेगार समझते थे।
बेगार अर्थात वह ऐसे काम करता था जैसे उसे उस काम की मजदूरी नहीं मिलेगी, उससे काम जबरदस्ती कराया जाता था। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए, खेत खलिहान की मजदूरी अर्थात खेतों में या खेती से संबंधित कार्यों के लिए कोई उसे नहीं बुलाने जाता है। क्या होगा उसको बुलाकर? लोगों का ऐसा सोचना था, लोगों की ऐसी धारणा थी कि क्या होगा उसे बुला करके। क्यों? बुला करके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह काम तो करने वाला नहीं है। क्या होगा उसे बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर एक तिहाई अर्थात 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय मतलब राजा की तरह अर्थात अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, उसे इस बात का न तो डर है न तो जिम्मेदारी है कि हमें काम पर समय से पहुंचना है। जब इच्छा करेगी तो आराम से जाएगा। सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता अर्थात हिलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पैदल आने जाने का पतला रास्ता मार्ग, पगडंडी पर तौल तौल कर अर्थात जैसे बहुत ही सोच विचार कर धीरे धीरे पांव रखता हुआ वह आगे बढ़ेगा, चलेगा। देर होने पर भी उसे इस बात का डर नहीं रहता कि हमें देर हो गई है, हमें जल्दी जाना है, जल्दी पहुंचना है। इन बातों की उसे कतई फिक्र नहीं। धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। लोग क्या सोचते थे उसके बारे में कि उसे बुलाना अर्थात मुफ्त में मजदूरी देना, क्योंकि वह काम तो करने वाला है नहीं। तो बात ऐसी क्यों थी? क्या वह कामचोर था या काम नहीं करना चाहता था? बात ऐसी नहीं थी, न तो वह कामचोर था न निकम्मा था, बल्कि सिरचन कारीगर था। उसके हाथ में कला थी। वह खेती बाड़ी का काम करने वाला व्यक्ति नहीं था। अब जमाना बदल गया, उसके हाथ की कलाओं के दिन लद गए थे, इसलिए शायद उसे मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही थी। आज सिरचन को मुफ्तखोर अर्थात जो मुफ्त में खाए, बिना कोई काम किए खाए, उसे क्या कहते हैं? मुफ्तखोर। कामचोर, चटोर अर्थात जो खाने पीने का लालची हो। कह ले कोई, एक समय था, एक जमाना था जब उसकी मड़ैया अर्थात झोपड़ी के पास बाबू लोग अर्थात समाज के बड़े लोग, समाज के सम्मानित लोग, बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती। लोग खड़े रहते उसके झोपड़ी के सामने और उसे लोग पूछते ही नहीं थे, पूछते मतलब कि काम के लिए बुलाते ही नहीं थे, बल्कि उसकी खुशामद करते थे। कैसे? अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। कारीगरी अर्थात कला, आर्ट, स्किल अब तुम्हारे ही हाथ में रह गई है।
कौन सी कला? जिसका वह जानकार था। सारे इलाका अर्थात क्षेत्र में एक दिन का समय निकाल कर चलो। बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। उसमें क्या लिखा है? शीरचंद से एक जोड़ा चिक बनवाकर भेज दो। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी शीरचंद को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या लगेगा, भोग क्या क्या लगेगा, अर्थात उसे आप क्या खिलाएंगी पिलाएंगी। क्योंकि शीरचंद वहाँ जाने में ज़्यादा खुश रहता था, प्रसन्न रहता था, जहाँ उसे खाने पीने के लिए अच्छे सुस्वादु भोजन या वस्तुएं प्राप्त होती थीं। माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात कभी नहीं उठाता। अर्थात पूजा भोग की किसी किसी विशेष वस्तु की मांग नहीं करता, उसकी कोई शर्त नहीं रहती। हमारे यहाँ से उसे जो कुछ प्राप्त हो जाता है उसे वह सहर्ष स्वीकार कर लेता है। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था शीरचंद ने। बेपानी अर्थात बहुत लज्जित कर दिया था, उसकी इज्जत उतार ली थी। क्यों? क्योंकि शीरचंद उसके यहाँ जब गया था तो उसे ठीक तरह से भोजन नहीं मिला था। क्या कहा था शीरचंद ने? तुम्हारी भाभी नाखून से खांट कर तरकारी परोसती हैं। नाखून से खांट कर अर्थात बहुत अल्प मात्रा में। तरकारी अर्थात रसेदार रस वाली सब्जी और इमली का रस डालकर। कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती हैं। उसे तो मन में ऐसी उम्मीद रही होगी, आशा रही होगी कि हम बड़े घर में चल रहे हैं तो वहाँ अच्छी सुस्वादु कढ़ी मिलेगी जो दही इत्यादि डालकर बनाई जाती है। लेकिन उनकी बहू ने इमली के पानी की कढ़ी बनाई, जिसे देखकर या खा करके शीरचंद को बड़ा बुरा लगा था। और बताया कि शीरचंद ऐसा व्यक्ति था, मुंहजोर, स्पष्टवादी जिसे कहते हैं, मुंह फट कहा जाता है। जो बात है आपको अच्छी लगे बुरी लगे तुरंत मुंह पे सामने सुन लीजिए। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखा है? इसीलिए शीरचंद को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता था, क्योंकि उसके खाने पीने में कभी भी कहीं से भी थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो काम बिगड़ जाएगा, बात बिगड़ जाएगी। शीरचंद को देखते ही माँ हुलस कर कहती, हुलस अर्थात उत्साह से प्रसन्नता से भरकर, आओ शीरचंद, आज नेनू, नेनू अर्थात मक्खन मथ रही थी। मक्खन जो दही से निकलता है। तो तुम्हारी याद आई। क्यों याद आई? कि घी की खखोरन अर्थात जो नेनू अर्थात मक्खन बटर को गर्म करने पर, गर्म करके घी बनाने पर नीचे उसका कुछ भाग हिस्सा बच जाता है, उसी को खखोरन कहते हैं।
घी की खखोरन के साथ चूड़ा, यहाँ पर हम उसे पोहा कहते हैं, तुमको बहुत पसंद है ना। और ऐसी खाने पीने की बातें करती, लालच एक तरह से दी जाती उसे खाने की, सुस्वाद व्यंजनों की। फिर उसके बाद अपने काम की बात करती, क्या कहती, और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है। किस लिए? मोती की शीतल पाटी के लिए। शीतल पाटी अर्थात चटाई, मैट। सिरचन अपनी पनियाई, पनियाई अर्थात पनियाई जीभ लिखा है, हाँ, पनियाई जीभ मतलब पनियाई जीभ का तात्पर्य ऐसा कि जब वह सुस्वाद व्यंजनों के बारे में, स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में, खाने पीने की अच्छी वस्तुओं के बारे में सुनता तो मुंह में पानी आ जाता, लालच लगती थी, क्योंकि वह गरीब व्यक्ति था ना, उसे अपने घर में बहुत अच्छा सुस्वाद व्यंजन प्राप्त शायद नहीं होता था। जीभ को संभाल कर कहता, घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूं काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की, दम मालूम जरा सा भी, थोड़ा सा भी आराम विश्राम करने का समय नहीं है, बहुत व्यस्त हूं। छुट्टी कहाँ मिलती है? सिरचन जाति का कारीगर था। जाति का कारीगर अर्थात कला, कलात्मकता उसमें पूरी तरह से समाई हुई थी। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर, ये दोनों घासों के नाम हैं जिनसे चटाई इत्यादि बनती है, को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता। फिर उन कुच्चियों को, कुच्ची अर्थात बंडल समझ लीजिए, रंगने से लेकर सुतली सुलझा, सुतली मतलब रस्सी सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करने में उसकी तन्मयता, तन्मयता अर्थात एकाग्रता, लगन, मन लगाकर काम करने की भावना में जरा भी बाधा पड़ी अर्थात उसके काम करते समय किसी ने भी जरा भी किसी भी प्रकार का व्यवधान, हस्तक्षेप किया तो गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता, अर्थात अचानक बहुत क्रोध में आ जाता था, गुस्से में आ जाता था। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। क्या कहता है? मुंहजोर, जो बात है वो कह देगा, बोल देगा, पर काम चोर नहीं है। जो काम उसे करना है उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से वो पूरा करने वाला व्यक्ति है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, कोई मजदूरी नहीं। उसकी मजदूरी क्या है? केवल उससे भरपेट भोजन करवा दीजिए। दूध में कोई मिठाई न मिले, अर्थात जो उसे दूध घी दही देंगे, भले ही वह न मीठा हो पर बात में मिठास होनी ही चाहिए, अर्थात उससे अच्छा बोलिए, बातों में उसके प्रति मान सम्मान झलकना चाहिए। कहीं भी जरा भी अनादर निरादर का भाव दिखा तो काम बंद। किंतु बाद में जरा भी झाला, झाला मतलब गड़बड़ नहीं बर्दाश्त कर सकता था वह। सिरचरण को लोग चटोर भी समझते हैं। चटोर अर्थात जो खाने पीने का लालची हो।
तली बघारी हुई तरकारी, बघारी अर्थात छौंक लगी हुई, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा, मतलब खुशी खुशी आ जाएगा। खाने पीने की चिकनाई में कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। अगर खाने पीने में कहने कमी हुई, सुस्वादु व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन उसे नहीं प्राप्त हुआ, तो आपका काम अच्छी तरह से होने वाला नहीं है। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा और एक जो उसका सबसे प्रचलित बहाना है, वह बहाना बनाकर चला जाएगा। क्या बहाना बनाता था वह? आज तो अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। क्या कहता है कि वह अधकपाली हो रही है। अधकपाली को माइग्रेन बोलते हैं आप लोग, कि सिर माथा टनटना रहा है, अर्थात सिर बहुत ही दुख रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। लेकिन वह किसी दिन फिर कभी आता नहीं था। जो काम छूट गया वह छूट गया। मोती, घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा, मतलब सिरचन के अलावा, सिरचन को छोड़कर गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम लोग समझते हैं, क्योंकि अब इन वस्तुओं की मांग नहीं रही, महत्व नहीं रहा। औद्योगिकरण, मशीनीकरण के युग में अब मशीनों से बढ़िया बनी ये सब अच्छी चीज़ें कम दामों में सरलता से उपलब्ध हो जाती हैं। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ नहीं बोलेगा। इतने में ही क्या है, वह संतुष्ट हो जाता था। पर एक बात यह सत्य हमें भी स्वीकार करना चाहिए कि बिना मजदूरी दिए, मजदूर को यदि मजदूरी नहीं देंगे तो एक समय एक टाइम भोजन करा देने से, खाना खिला देने से तो उसकी घर गृहस्थी, उसका परिवार नहीं चलेगा ना। घर गृहस्थी परिवार चलाने के लिए कम से कम उसे मजदूरी तो देनी ही चाहिए। इतना तो हमारे मन में उसके प्रति भावना, इतनी भावना तो होनी ही चाहिए, इतना तो हमें समझना ही चाहिए। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं, समय आने पर वह बोलता भी था, और ऐसा बोलता था कि सुनने वाला तिलमिला जाता था। ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले लोग जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है, बहुत होशियार। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी, गुस्से में आ गई थी, क्रोध में आ गई थी, और क्या कहा, ठहरो, मैं मां से जाकर कहती हूं। इतनी बड़ी बात? बड़ी बात ही है बिटिया, सिरचन बोलता है। बड़े लोगों की बस बात बड़ी होती है,
नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू, खेसारी एक प्रकार का दलहन है जो जिसे लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। सरकार ने भी इस पर कुछ समय पहले प्रतिबंध लगा दिया था इसकी खेती बाड़ी पर। बहुत ही गरीब तबके के लोग इसका सेवन करते हैं। खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला क्यों? इसके पहले आप जान चुके हैं कि सिरचन से काम करवाना है, उसे खाना कम से कम आप बढ़िया दीजिए, भोजन अच्छा दीजिए। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबनी, सिरचरण ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। इस बार मेरी छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। क्या चेतावनी दी है? मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो? भाभी ने हंसकर कहा। बैरंग वापस? इसीलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने कि जो जो मांग मानू की ससुराल से हुई है वह समय रहते पूरी हो सके। माँ ने अच्छा देखो सिरचन, माँ ने कहा था, क्या कहा? देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, वो भी साधारण नहीं। क्या कह रही हैं? असली मोहर छाप वाली धोती, एक विशेष ब्रांड की धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। 3 सुतलियों में रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। मछली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। पर सिरचन बताए कि मुंहजोर था, यह व्यंग वह सुन नहीं सका। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी हैं। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मैं उसके कहने का तात्पर्य या भाव यह था कि वह उनकी मर्यादा का ध्यान रखकर ऐसी चीज बना रहा है। मझली भाभी का मुंह लटक गया, नाराज हो गई। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई खाने को मिलेगी, देखती है ना? दूसरे दिन चिक की पहली पाँति में 7 तारे जगमगा उठे।
सात रंग के सतभैया तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवरा और गुड़ का एक सूखा ढेला, ढेला अर्थात टुकड़ा। मैंने लक्ष्य किया, मैंने ध्यान दिया। सिरचन की नाक के पास दो रेखाएं उभर आईं, अर्थात वह नाश्ता देकर वह प्रसन्न नहीं हुआ। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा अर्थात नाश्ता किसने दिया? सिर्फ चिवरा और गुड़? माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मछली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं दे देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा। अछूता अर्थात सिरचन ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। माँ की बोली सुनते ही मझली भाभी की भौहें तन गईं। छात्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। पाठ का शेष भाग हम अगले दूसरे वीडियो में करेंगे। आशा है अभी तक आपने पाठ का भाव, अर्थ, उद्देश्य समझा होगा। धन्यवाद।